The transfer student. तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग फ्लैशबैक में 2000 साल पहले के वक्त को दिखाने से होती है, जहां पर एनोस द डीमन किंग अपने एडवाइजर शिन के साथ एक वाटर स्पिरिट के वॉरियर को देख रहा था, जो कि एक लड़की होती है और वो अपने मैजिक का यूज करके पानी से एक 4-5 सर वाला ड्रैगन क्रिएट करती है और वो बहुत खतरनाक होता है। उसके एक हमले से ही आसपास बाढ़ आ जाती है। अब ये सब देखकर एनोस वॉरियर को सबक सिखाने के लिए जाने ही वाला था कि तभी शिन कहता है कि इस बार ये मौका आप मुझे दीजिए। इस पर एनोस कहता है कि अगर तुम इस ड्रैगन को एक ही हमले में खत्म कर पाए तो मैं तुम्हारी कोई एक विश को पूरा करूंगा। जिसे सुनकर शिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो सोचता है कि ये तो काफी अच्छी बात है, और फिर वो अपनी पूरी ताकत लगाकर एक ही हमले से पानी से बने उस ड्रैगन को हरा देता है। और फिर जब एनोस उससे उसकी विश के बारे में पूछता है तो वो रिसरेक्शन कहता है, यानी कि उसे कई हजारों सालों के बाद पुनर्जन्म लेना है, जिस पर एनोस मान जाता है। तभी वहाँ पर हीरो कानून की एंट्री होती है, जिसे देखकर एनोस कहता है, अरे हीरो कानून फिर से वापस आ गया। मैं चाहे जितनी बार इसे खत्म कर दूं, लेकिन ये रिसरेक्ट होकर वापस आ ही जाता है। दरअसल हीरो कानून के पास 7 लाइफ सोर्सेज होते हैं, जिसका यूज करके वो खुद को कभी भी रिसरेक्ट कर सकता है। जिसके बाद एनोस हीरो कानून पर हमला करता है और उससे वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, और उसी के साथ हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर सभी को बताती है कि इस साल उनकी क्लास में एक ट्रांसफर स्टूडेंट आने वाला है। साथ ही वो ये भी बताती है कि जिस छड़ी को एनोस और उसकी टीम ने पिछली एपिसोड में कलेक्ट किया था वो चोरी हो गई है, और इसीलिए वो लोग उनके पॉइंट्स चेक नहीं कर पाए, जिसके चलते उनकी टीचर एनोस की टीम को टेम्परेरी 70 पॉइंट्स दे देती हैं। जिसे सुनकर साशा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है, ऐसा क्यों? वो कहती है कि छड़ी चोरी होना कोई हमारी प्रॉब्लम नहीं है, वो स्कूल का फॉल्ट है। और रही बात टेम्परेरी स्कोर की, तो आप हमें 100 पॉइंट्स भी तो दे सकते हैं। अब इस बात पर टीचर कुछ कह पाती उससे पहले ही सभी स्टूडेंट्स बात करने लगते हैं कि शायद एनोस की टीम ने ही छड़ी को चोरी किया होगा, ताकि किसी को पता ही न चल सके कि वो फेक है। अब ये सुनकर वहाँ पर बैठी मीसा नाम की लड़की, मीशा नहीं मीसा, साशा की साइड लेने के लिए खड़ी होती है, लेकिन टीचर उसे उसके गैर कानूनी कैंप को कैंपस में लगाने की बात को लेकर नीचे बैठने को कहती है। तभी एनोस शांति से उठकर एक लड़के के पास जाता है और उसकी बॉडी में से अपनी छड़ी को निकालकर टीचर को दे देता है, और फिर टीचर से कहता है, ये क्या था? मतलब अगर आपको छड़ी को चुराना ही था तो थोड़ी सावधानी से तो चुराते, ताकि किसी को पता ना चले। यानी कि छड़ी चुराने वाली और कोई नहीं बल्कि टीचर खुद थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और क्लास के बाद मीसा एनोस से मिलने के लिए आती है, जहां पर एनोस और हम लोगों को पता चलता है कि मीसा कैंपस में एनोस फैन क्लब नाम से एक क्लब चला रही है। उस क्लब में काम करने वाले सभी लोग एनोस के फैन हैं, और साथ ही में वो लोग हाइब्रिड भी हैं। अब ये हाइब्रिड क्या है, तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि यहाँ पर 2 तरह के लोगों को दिखाया गया है। एक तो वो जो हाइब्रिड हैं, और दूसरे वो जिन्हें प्योर ब्लड कहा जाता है। हाइब्रिड वो लोग हैं जिन्होंने व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, और प्योर ब्लड यानी कि रॉयल फैमिली से जुड़े हुए लोग जिन्होंने रेड कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। अब क्योंकि एनोस भी एक हाइब्रिड है और स्कूल में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, इसलिए काफी सारे लोग उसके फैन बन गए थे। जिसके बाद मीसा एनोस, मीशा और साशा को एनोस फैन क्लब में इनवाइट करती है, और वहां जाने पर हम लोगों को पता चलता है कि एनोस फैन क्लब में सारी लड़कियां ही भरी हुई हैं, जो कि एनोस के आने पर काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं। तो वहीं पर साशा को एक बुक मिलती है जिसमें एनोस के बिना कपड़ों के स्केचेस बने हुए थे, जिसे देखकर साशा का चेहरा एकदम लाल हो जाता है। इसके बाद मीसा सभी को एक रूम में लेकर आती है, जहाँ पर एक तलवार का आधा हिस्सा रखा हुआ था, और यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि मीसा के डैड एक डीमन है और उसकी मोम एक स्पिरिट है, यानी कि मीसा एक हाफ स्पिरिट और एक हाफ डीमन है। साथ ही में हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि मीसा ने आज तक कभी भी अपने डैड को नहीं देखा है, क्योंकि शायद वो एक रॉयलिटी से बिलोंग करते हैं, और रॉयलिटी कभी भी अपने नाजायज बच्चों को समाज के सामने नहीं लाती है। और ये जो तलवार हम देख रहे हैं, ये मीसा के डैड ने उसे उसके 10वें बर्थडे पर गिफ्ट में भेजी थी, और इसे देखकर मीसा को पूरा यकीन है कि इस तलवार का आधा हिस्सा आज भी उसके डैड के पास जरूर होगा। जिसके बाद मीसा और सभी लड़कियां एनोस को उनकी टीम में शामिल करने के लिए कहती हैं, जिस पर एनोस कहता है कि मेरी टीम में शामिल होने के लिए पहले तुम लोगों को खुद को साबित करना होगा कि तुम लोग उस लायक हो।
इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग 2 डीमन लॉर्ड्स को देखते हैं। वो लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स को स्वॉर्ड कंपटीशन के लिए तैयार करने के लिए आए थे। आगे वो सभी स्टूडेंट्स को जमीन में गड़ी हुई स्वॉर्ड को निकालने के लिए कहते हैं, लेकिन कोई भी उन स्वॉर्ड्स को हिला तक नहीं पा रहा था। लेकिन एनोस उसे एक ही झटके में बाहर निकाल देता है। यहाँ पर न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट जिसका नाम रे है, वो भी इस तलवार को निकाल लेता है और फिर वो दोनों मिलके एक ही झटके में दोनों डीमन लॉर्ड्स को बेहोश कर देते हैं। जिसके बाद क्लास में आने पर रे एनोस की टीम को ज्वाइन करने की इच्छा जाहिर करता है, जिसे सुनकर स्टूडेंट्स और टीचर हैरान रह जाते हैं क्योंकि रे के पास काफ़ी पावर होती है, वो खुद भी एक लीडर बन सकता है। लेकिन एनोस रे को मना कर देता है और कहता है कि पहले तुम साबित करो कि तुम मेरी टीम को ज्वाइन करने के लायक हो। अब क्योंकि रे के पास फिलहाल के लिए कोई टीम नहीं होती, इसीलिए एनोस मीसा और बाकी की एनोस फैन क्लब की लड़कियों को रे के साथ टीम बनाने के लिए कहता है और वो उनसे बोलता है कि अगर कल के होने वाले टीम कंपटीशन में उन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया तो वो उन्हें अपनी टीम में शामिल कर देगा। जिस पर मीसा और रे भी दोनों एग्री करते हैं और फिर अगले दिन हमें कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब रे मीसा और उसके ग्रुप के साथ बात कर रहा था तभी हमें पता चलता है कि ठीक मीसा की ही तरह रे भी रॉयलिटी और हाइब्रिड ऐसा कुछ होता है उसको नहीं मानता है। दरअसल वो सभी को एक ही नजर से देखता है। वहीं दूसरी तरफ मीसा एनोस के कहने पर एक काफी बड़ा कैसल क्रिएट करती है, जिसे देखकर साशा उससे पूछती है, अरे वाह मीसा, तुमने इतनी जल्दी इतना बड़ा कैसल कैसे क्रिएट कर लिया? जिस पर मीसा कहती है, शायद ये रिंग जो एनोस ने मुझे दी थी ये सब उसी की वजह से हुआ है। लेकिन यहाँ पर एनोस कहता है, कुछ और भी तो हो सकता है मीसा। बस इतना कहते ही वो रे के साथ लड़ने के लिए वहाँ से चला जाता है और वहाँ जाकर एनोस को पता चलता है कि रे ने अपने पावर का थोड़ा सा पार्ट मीसा और उसके ग्रुप को दिया है, जिससे कि वो लोग ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज़ करके एक बड़े से वॉरियर को क्रिएट कर सकें। और वो लोग सच में ऐसा करते भी हैं। जिसके बाद एनोस रे से लड़ने के लिए एक सादी लकड़ी का यूज़ करता है बजाय की तलवार के। तो वहीं दूसरी तरफ साशा को मीसा के बनाए गए वॉरियर से लड़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तभी एनोस जो रे के साथ फाइट कर रहा था वो उसे खतरनाक जियोग्रेस स्पेल का यूज़ करने को कहता है, लेकिन साशा के मुताबिक कि उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो जियोग्रेस का इस्तेमाल कर सके। लेकिन इसके बावजूद भी एनोस उसे ट्राई करने के लिए कहता है, जिसे सुनकर साशा एग्री करती है और मीसा स्पेल को एक्टिवेट करने लगती है। अब इसके चलते महल के सामने एक बड़ी सी मैजिकल तोप अपीयर होती है और वो दोनों लड़कियां सक्सेसफुली तोप को फायर भी कर देती हैं, जिससे मीसा के वॉरियर को काफ़ी बड़ा झटका भी लगता है, जिसे देखकर साशा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो दोनों अचानक से इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे बन गई। जिस पर मीसा बताती है कि शायद जब हमने पास्ट को चेंज किया था तो उसे पास्ट की सोर्सेज और प्रेजेंट की सोर्सेज एक साथ मिल गई, जिससे हमारी पावर भी बढ़ गई है। अब इसके बारे में साशा सोच ही रही थी कि तभी मीसा पीछे से आकर उस पर अटैक कर देती है और जिसकी वजह से साशा काफ़ी ज़्यादा जख्मी भी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रे भी स्वॉर्ड फाइटिंग में एनोस को काफ़ी कड़ी टक्कर दे रहा था, यानी कि सच में रे भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। वहीं इस तरफ जख्मी साशा अपने कर्ट मैजिक को एक्टिवेट करती है और ये देखकर मीसा उसके ऊपर अपना फाइनल अटैक करने का डिसाइड करती है। मगर तभी वहाँ पर मीसा अपीयर होती है और फिर दोनों बहनें मिलके अपनी फैमिली की स्पेशल मैजिक टेक्निक यानी कि फ्यूजन मैजिक का यूज़ करके एक तरफ से आ रहे मैजिकल वॉरियर और दूसरी तरफ से आ रही मीसा को एक ही झटके में हरा देती हैं। और ये देखकर दोनों बहनें काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार एक साथ काम किया और वो भी इतना खतरनाक। वहीं दूसरी तरफ एनोस और रे अपनी फाइट को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और वहीं उनकी फाइट के चलते आसपास अर्थक्वेक आ रहे थे और वो लोग लगभग स्कूल के बड़े बड़े जंगल को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। तो वहीं अंत में रे एनोस पर एक फाइनल हमला करता है, मगर एनोस जैसे तैसे करके उसे भी रोक लेता है और अब आखिर में एनोस खड़ा हुआ था और रे नीचे गिरा हुआ था। इसका मतलब कि रे हार चुका है और अब यहाँ पर उसे लगता है कि वो एनोस की टीम को ज्वाइन नहीं कर पाएगा। मगर तभी एनोस मुस्कुराते हुए रे को उठने के लिए हाथ देता है, यानी कि एनोस ने उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया है। और फिर अंत में एनोस रे से पूछता है कि अगर मैं कहूँ कि मैं असली डीमन किंग हूँ तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे? जिस पर रे कहता है कि अभी तो मुझे पता नहीं, लेकिन इस बात को सुनकर मुझे कोई हैरानी भी नहीं होगी क्योंकि तुम हो ही इतने पावरफुल। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर
खत्म होता है।